Hello students, I welcome you to e-political science lecture today. Today I am going to discuss about the paper 1 UGC नेट एग्ज़ाम्स में जो पहला पेपर जो आप अपेयर करोगे एग्ज़ाम्स में, जिसके क्वालिफाइंग के बाद ही आपका सेकेंड और थर्ड पेपर चेक होगा, वो पेपर 1 जो है रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पेपर, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. ठीक है, तो बिफोर डिस्कसिंग द questions, the important questions that are being repeatedly asked in the paper 1, I want to discuss with you the syllabus of the paper 1. और ये जो syllabus है paper 1 का, ये 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, जिस तरह से आपका पेपर 2 और पेपर 3 के लिए भी जो आपको पढ़ना है वो भी 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, ये भी 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है आपका पेपर. तो पहला यूनिट जो है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड. ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसे हम हिंदी में कहते हैं शिक्षण अभिवृत्ति. ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाता है? टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली लर्निंग और जो टीचिंग जो प्रोसेस है उसमें किस तरह से क्या मैकेनिज़म्स काम करते हैं, क्या फैक्टर्स हैं, और जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. और ये जो पहला यूनिट है जो टीचिंग एप्टीट्यूड का, कि क्या सेंस होना चाहिए एक टीचर का, क्या मैकेनिज़म्स उसे फॉलो करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे जो ये पेपर 1 है. और इससे क्वेश्चंस जो है यूनिट 1 से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं. सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट. देन द सेकेंड जो यूनिट है वो है यूनिट 2, जिसे हम कहते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड. रिसर्च एप्टीट्यूड में थीसिस राइटिंग और इससे रिलेटेड जैसे क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, क्वेश्चनियर क्या है, रिसर्च कैसे होना चाहिए, रिसर्चर के पास किस तरह के जो है आइडियाज़ होने चाहिए, इस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और रिसर्च एप्टीट्यूड जो ये वाला यूनिट 2 है, इसे हम कहते हैं शोध अभिवृत्ति. इसे हम शोध अभिवृत्ति कहते हैं हिंदी में. तीसरा यूनिट है कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन में आपको रीडिंग पैसेज होगा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसको आपको आंसर करना पड़ेगा. सारे क्वेश्चंस जो है वो MCQ फॉर्म में ही है. ठीक है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं बोध, कॉम्प्रीहेंशन इसे हम कहते हैं बोध. ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत कम ही आते हैं, रेयर क्वेश्चंस आते हैं ऐसे. यूनिट 4 जो है वो है आपका कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन हिंदी में हम कहते हैं इसे संप्रेषण. और ये जो टॉपिक है इसमें मास मीडिया और जो कम्युनिकेशन मैकेनिज़म्स है, क्या एजेंसीज़ हैं कम्युनिकेशन के, उस तरह से उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें. ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है. मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी आपके साथ, पर बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, सबके पास, कुछ बच्चों के पास, शायद कुछ बच्चों ने गाइड बुक भी ले लिए हैं. मुझसे पूछा भी था कि मैम हम किस तरह की गाइड बुक परचेज़ करें. तो पियर्सन की भी गाइड बुक आती है, और यूनिक पब्लिशर की भी गाइड बुक आती है, और एक ट्रूमन की भी गाइड बुक आती है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पे. वो ट्रूमन वाली हम लोगों ने हमारा तो बहुत पहले का है बैच, तो वी यूज़ टू फॉलो दैट ट्रूमन्स, यू कैन से द पेपर सैम्पल. आप भी उसको अगर मार्केट में अवेलेबल है तो आप ट्रूमन भी आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो यू कैन गो थ्रू द पियर्सन और एनी गाइड बुक विच हैज़ ऑल द टॉपिक्स, और उसमें जो पुराने क्वेश्चंस डिस्कस हैं वो सारे आप अगर फॉलो करते हैं तो दैट विल डू. इसके लिए कोई स्पेशली कोई नेम टैग इज़ नॉट देयर. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा आपको करना है. पुराने क्वेश्चंस जो हैं मैक्सिमम 5 इयर्स पीछे का, अगर 2020 चल रहा है तो इसे 5 इयर्स पहले का क्वेश्चंस अगर आप डिस्कस कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो इट्स मोर देन इनफ. ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट 5 है, वो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. इसे हम हिंदी में कहते हैं गणितीय तर्क और अभिवृत्ति. स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये मैथ से रिलेटेड है, और जो बच्चे सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, और भी जो भी सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो कई बार उन्हें थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें मतलब 1, 2 या 3 क्वेश्चन के लिए आपको इसमें मास्टरी करना है और मैथ्स पूरा अच्छे तरीके से आना चाहिए, रीजनिंग आना चाहिए, देन ओनली यू विल गो एंड सिट फॉर नेट.
इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो आप लेवल ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं, मतलब किस तरह के स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं। तो कोरिलेशन होता है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, तो इट्स इजी, बहुत ज़्यादा इसमें आपको जो आप कहते हो बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। देन जो 6th यूनिट है वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इसे हिंदी में कहते हैं युक्ति युक्त तर्क, युक्ति युक्त तर्क, और जिसमें लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम्स हैं, पाई चार्ट बना है, लाइन चार्ट बना है, मतलब पिक्टोरियल है, ठीक है। तो और उसको आप देख करके भी आप लॉजिकल उसको रीजनिंग कर सकते हो, या रीजनिंग असर्शन है, रीजनिंग है, मतलब स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको रीजनिंग करना है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है उसके आधार पे आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग। फिर है आपका यूनिट 7 जो है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन आंकड़ों की व्याख्या, ठीक है। डेटा अगर कुछ स्टूडेंट्स ने पहले भी अगर रिसर्च मेथडोलॉजी और पब्लिक ओपिनियन वगैरह पढ़ा है, तो डेटा कितने तरह के होते हैं और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, और डेटा जब अगर डायग्राम के थ्रू अगर डिपिक्ट किया जाता है तो हम उससे आंकड़े कैसे पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डेटा दिया है कि 90 में जो है पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, तो उस जो भी पिक्टोरियल दिया है उसके आधार पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब आप देख के बता सकते हो डेटा उसका क्या है, तो उसके आधार पर आप इंटरप्रेट करते हो और आप डेटा बताते हो। तो डेटा इंटरप्रेशन आपको देख के बताना है, इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन यूनिट 8 it is on information and communication technology, it is on ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईसीटी के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ईमेल्स क्या हैं, कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, बहुत बेसिक है इसमें बहुत ज़्यादा कोई आपको सोफिस्टिकेशन की ज़रूरत नहीं है, स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप पता चला पूरे 1 साल इसकी तैयारी कर रहे हो आईसीटी की, नो नीड, ओके। सो आई एम sharing from my past experience, you don't need all such specialization, okay students। then जो next आपका जो है यूनिट है वो है यूनिट 9, जिसे हम कहते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो यूनिट है जैसे लोक विकास और पर्यावरण, इसमें क्या है पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरनमेंट पॉलिसी, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पोल्यूशन कितने प्रकार के हैं, विकास से रिलेटेड अगर कोई रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं इंडियन डेवलपमेंट, तो उसको थोड़ा आपको मतलब आप किस तो करंट से थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा। रिसेंट डेवलपमेंट्स, पीपल्स पॉलिसी किस तरह से है, और मतलब जो भी कोई नई पॉलिसी अगर आई, सरकार कोई नई पॉलिसी लाई है लोगों के लिए, तो उस पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर लास्ट है हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा व्यवस्था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उच्च शिक्षा व्यवस्था की तरफ ही जा रहे हो, तो उसको कैसे होना चाहिए, गवर्नेंस, पॉलिसी और मीडिया, इस तरह से जो है। तो हायर एजुकेशन सिस्टम की जो प्लेटफॉर्म है उसको हम कैसे देखते हैं, इससे रिलेटेड इसमें सब टॉपिक्स हैं वो आपको करने हैं। इट्स ऑल्सो नॉट सोफिस्टिकेटेड, ये भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बस आपको क्वेश्चंस जो है समझना पड़ेगा। कुछ एक्ट्स जैसे मान लो अभी एनईपी आया है, तो एनईपी का क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्या मतलब आप कह सकते हो क्या फीचर्स है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इसे ये जो पेपर है आप अच्छे से कर सकते हो, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस which today I have brought before you. So it's not the end. So we have just started, we have just begun. So I thought कि जो पेपर 1 है उसमें भी मैं आपके साथ कुछ जो अपने से जो व्यूज़ है उसको साझा करूं और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको लेके आऊँ, सो दैट कि आपकी क्लैरिटी इसमें भी हो। सो दिस इज़ द रीज़न दैट आई हैव कम अप विद पेपर 1 also, though I never thought of bringing paper 1 to the lecture series। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, और आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो उसमें से भी मैं इसको समझाऊंगी आपको, क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है ये भी बताऊंगी साथ साथ। पहला है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रक्रिया की। ठीक है, पहला जो है ऑप्शन है
ए, इट इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट्स। दूसरा है, इट रिप्लेसेस मार्क्स विथ ग्रेड्स। तीसरा है, इट इवेलुएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। चौथा है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। अब इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट ए बी सी डी, सेकेंड बी डी, थर्ड बी सी और लास्ट बी सी डी। आंसर है इसका फोर्थ वाला, फोर्थ आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इट रिप्लेसेस मार्क्स विथ ग्रेड्स, इट इवेल्युएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। पहला नहीं है, क्योंकि ये वर्कलोड जो है स्टूडेंट्स का इंक्रीज़ नहीं करता, क्योंकि टेस्ट को जब कोई बच्चा देता है तो उससे वर्कलोड का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो पहला वाला जो हमारा आंसर जो है, जो आपको एमसीक्यू का ऑप्शन दिया है, उसकी कोई कनेक्शन नहीं है आंसर के साथ, इसलिए वो पहला वाला नहीं होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस में क्या जो है आधार सही है इनमें से? दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन essay type questions, they are more subjective than short answer type questions, they are more subjective than true false type questions। आंसर है they are more objective than true false type questions। ये पहला आंसर इसलिए होगा क्योंकि जब हम MCQs के कोई भी आंसर करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है? ऑब्जेक्टिविटी होती है। ट्रू फॉल्स में हाँ और ना बताने में सिर्फ हाँ और ना का पता चलता है, पर इसमें हमें आंसर पता चलते हैं कि ये आंसर क्यों है ऑब्जेक्टिव, तो इसमें क्लैरिटी ज़्यादा है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ज़्यादा है, तो इसलिए पहला आंसर जो है यहाँ पे सही है। फिर थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। ये बहुत ही सिंपल है कि गुड टीचिंग प्रक्रिया के लिए क्या चीज़ें इनमें से आवश्यक है। पहला है डायग्नोसिस, दूसरा है रेमेडी, तीसरा है डायरेक्शन, चौथा है फीडबैक। अब जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, दिया गया है फर्स्ट में ऑल ABCD, सेकेंड में AB, थर्ड में BCD और फोर्थ में C और D। आंसर होगा इसका ऑल, सारे ही इसके सही हैं, क्योंकि गुड टीचिंग प्रक्रिया के लिए हमें डायग्नोसिस की भी आवश्यकता है, रेमेडी की भी आवश्यकता है, डायरेक्शन की भी आवश्यकता है और फीडबैक मैकेनिज़्म की भी आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्लीज़ आप नोट डाउन करते रहना, और या तो फिर आप इसको जो है सेव कर लेना। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस हम किस टर्म्स में जज कर सकते हैं? पहला है कोर्स कवरेज, दूसरा है स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, तीसरा है लर्निंग आउटकम्स, चौथा है यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। आंसर इसका होगा लर्निंग आउटकम्स, क्योंकि अगर कोई भी टीचर पूरा कोर्स कवर कर दे, चाहे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट जनरेट कर दे या टीचिंग एड से ही क्यों ना पढ़ा दे, जब तक उसमें आउटकम नहीं होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, उसमें से बेहतर नहीं कर पाते, तब तक हम उसकी इफ़ेक्टिवनेस को नहीं माप सकते। तो ये देखिए, आंसर इसमें से सब लगते हैं सिनोनिमस जैसे, पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को ही आपको एग्ज़ाम में टिक करना है। ठीक है, इसलिए एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए उसको, उसके बाद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन यू नीड टू टेक। ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ आज के लेक्चर के लिए। असर्शन, ये जो क्वेश्चन है उसमें असर्शन जो है वो ये है, ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। ठीक है, आर रीजनिंग जो है वो कहता है ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग। ठीक है, अब इसमें पहला है बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सेकेंड ऑप्शन है बोथ A and R आर ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। थर्ड है A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। फोर्थ है A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू। आंसर क्या है? आंसर है इसमें कि बोथ A and R आर ट्रू एंड both A and R are true but R is not the correct explanation of A, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो ऑल लर्निंग है वो रिजल्ट्स टीचिंग से ही रिजल्ट करती है। ठीक है,
तो इस तरह से हमें असर्शन और रीजनिंग दोनों को ध्यान में रखते हुए आंसर को फ्रेम करना है. होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स. विल मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी.